वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर, अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। सोमवार का दिन था, इसलिए हवेली में हमेशा से ज्यादा शांति थी और पायल इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। भले ही वह अपने भाई बहनों के प्रति उदासीन दिखती थी, लेकिन वह उनके आसपास सतर्क भी रहती थी। उसके माता पिता ने भी उसे बताया था कि उनके कुछ जरूरी काम है और वे एक साथ निकल गए। आखिरकार कुछ अकेला समय मिला। चुन्नू और टिया को खेलते हुए देखकर पायल ने हाथों से अपने गालों को सहारा दिया। वह घास पर पैर मोड़कर बैठी थी और गहरे विचारों में डूबी थी। मिस पायल, मैं आपके लिए संतरे का रस लाया हूँ। पायल ने ऊपर देखा तो बटलर जनार्दन को अपने पास संतरे के रस का गिलास रखते हुए पाया। उनके चेहरे पर वह सौम्य मुस्कान थी। ट्रे को उन्होंने सामने सीधा पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वह झुके हुए थे ताकि उसे ऊपर देखने में गर्दन न दुखानी पड़े। धन्यवाद बटलर जनार्दन। बटलर जनार्दन ने सिर हिलाया और उसके पालतू जानवरों पर एक नजर डाली। मिस पायल, मैंने देखा कि आपने चुन्नू और टिया को डॉक्टर के पास नहीं दिखाया है। क्या मुझे अपॉइंटमेंट तय कर देना चाहिए? ओह, पायल के होंठ ओ के आकार में बने जैसे ही उसे एहसास हुआ। सही कहा, मैं कितनी गैर जिम्मेदार पालक हूँ। याद दिलाने के लिए धन्यवाद बटलर जनार्दन। और हाँ, कृपया अपॉइंटमेंट तय करने में मेरी मदद करें, लेकिन अगर संभव हो तो गुरुवार को नहीं। बटलर जनार्दन के माथे पर हल्की शिकन आ गई। गुरुवार को क्यों नहीं? हालांकि उन्होंने पूछा नहीं। बहुत ठीक, मैं अभी करता हूँ। बटलर जनार्दन अपॉइंटमेंट तय करने के लिए चले गए। जैसे ही वह दूर गए, पायल की नजर उनकी पीठ पर टिकी रही। मैंने उस बच्चे से वादा किया है कि वह उनसे केवल गुरुवार को मिल सकता है। पायल ने सिर हिलाया। अपना वादा पूरा करने की मुख्य वजह यही थी कि उसने जबान दी थी। जैसे ही पायल संतरे के रस के साथ अपने शांतिपूर्ण समय का आनंद लेने लगी, बटलर जनार्दन वापस आ गए। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने बुधवार के लिए अपॉइंटमेंट तय कर दिया है। हालांकि अपना संदेश देने के बाद भी बटलर जनार्दन वहीं आसपास खड़े रहे। पायल ने धीरे से बटलर जनार्दन की ओर देखा, जो उससे सुरक्षित दूरी पर खड़े थे। फिर भी वह दूरी इतनी कम थी कि पायल उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर पाई। बटलर जनार्दन, क्या सब ठीक है? उसने उत्सुकता से पूछा। आप वहां क्यों खड़े हैं? क्या मैं आपके समय में खलल डाल रहा हूं, मिस पायल? वास्तव में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूं या मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मुझे देखा जा रहा है। यह सुनकर बटलर जनार्दन ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। माफी चाहता हूं, मिस पायल। मैंने सोचा नहीं था कि इससे आपको असहज महसूस होगा। पूरी तरह से असहज नहीं, लेकिन इससे वह चिंतित हुई। बटलर जनार्दन, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया, क्योंकि अगर कोई समस्या नहीं थी तो वह केवल यही स्पष्टीकरण सोच सकती थी। बटलर जनार्दन ने बेबसी से मुस्कुराया। आपके भाई और मिस नीना स्कूल में हैं और आपके माता पिता कुछ जरूरी कामों के लिए गए हैं। मैंने सोचा कि अगर आप यहाँ अकेली रह गई तो शायद आपको अकेलापन महसूस होगा। उनके इस कार्य के पीछे के विचार से पायल का दिल गर्म हो गया। बटलर जनार्दन, मुझे अकेले रहने से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है, उसने जोर से कहा। ईमानदारी से कहूं तो जब से मैं यहाँ आई हूं, मुझे अकेले समय बिताने का याद नहीं है। मैं यह नहीं कह रही कि सबका साथ बुरा है, लेकिन मैं इस तरह के समय का भी आनंद लेती हूँ। इसलिए बुरा महसूस न करें। मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आंखों में वह थोड़ी उदास क्यों दिख रही थी? बटलर जनार्दन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि पायल बात करते समय कितनी समझदार लगती थी। उनके हर शब्द में अक्सर ईमानदारी और ज्ञान होता था। उनके जैसा बुजुर्ग व्यक्ति भी इस बच्ची के व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। पायल अभी भी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत प्रभावशाली भी थी। तो फिर मैं आपके अकेले समय में कोई बाधा नहीं डालूंगा। हालांकि अगर आपको किसी साथ की जरूरत हो तो मैं आपको बोर न करने की पूरी कोशिश करूंगा। ही, वास्तव में मैं भी अंदर जा रही हूँ। बटलर जनार्दन, क्या आप पुस्तकालय में मेरे लिए कुछ किताबें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस बीच शहर के बीचों बीच एक 5 सितारा रेस्तरां में जयश्री निजी डाइनिंग रूम में बैठी थी। उसने अपनी भवों को ऊंचा करके चारों ओर देखा, अपने अंदर के गाल को चूसते हुए आसपास का आकलन किया। हाँ, कितना फैंसी रेस्तरां है, वह तुनक कर बोली, यह सोचते हुए कि अमीर लोगों के लिए भी रेस्तरां उन रेस्तरां से अलग होते हैं जहां वह जाती थी। चूंकि अदिति और चंदन अभी तक नहीं आए थे, जयश्री ने अपना फोन निकाला और एक सेल्फी ली। उसने अपनी बाह को खींचकर अपने फैंसी बैकग्राउंड को दिखाया। लेकिन जब उसने बाहर सहायक की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपना फोन रख लिया और अपनी मुद्रा को ठीक कर लिया। जैसे ही पायल के माता पिता अंदर आए, जयश्री ने अपनी ठुड्डी ऊंची रखी। वे उसके विपरीत बैठ गए, दोनों चुप थे, जैसे कि वे यह तय कर रहे हों कि क्या कहना है।
तो आप हैं पायल के माता पिता? हन। जयश्री ने इस जोड़े का आकलन करते हुए सिर हिलाया। अदिति में एक सौम्य और नाजुक सुंदरता थी। उसके काले बालों में हल्के घुंघराले बाल थे जो उसके पतले कंधों पर गिर रहे थे। उसके कपड़े संयमित थे पर सुरुचिपूर्ण थे। केवल अपनी शादी की अंगूठियों को आभूषण के रूप में पहने होने के बावजूद वह अभी भी कुलीनता का आभास दे रही थी। दूसरी ओर चंदन का चेहरा अंडाकार था। वह सिर से पैर तक साफ सुथरा दिख रहा था और उसकी त्वचा पर कोई दाग धब्बा नहीं था जिससे कोई भी महिला ईर्ष्या करती। उसके कंधे न तो चौड़े थे और न ही छोटे, लेकिन उसकी सीधी मुद्रा थी जो उसे सम्मानजनक बनाती थी। उसकी आंखें भूरी हरी थी और पलकें घनी थी। पायल को निश्चित रूप से उसकी आंखें उसी से मिली थी। दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह लग रहे थे, जिससे जयश्री ने जोर से गला साफ किया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस जोड़े को जरूरत से ज्यादा देर तक घूर रही थी। ओह, इससे पहले कि कुछ और हो, हम पायल की इतने सालों तक देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। अदिति की सौम्य आवाज ने चुप्पी तोड़ी। उसने जयश्री को एक प्यारी मुस्कान दी। उसे विश्वास था कि अगर वे जयश्री से दोस्ताना तरीके से बात करेंगे तो वह अधिक सहज महसूस करेगी। लेकिन जयश्री के पास अदिति जैसा सलीका नहीं था। हाँ, अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं अपनी पायल की अगले 50 सालों तक देखभाल करती। जयश्री तुनक कर बोली। मुझसे दोस्ती मत गांठो। मैं यहाँ सिर्फ बात करने और सारी वाहवाही लूटने नहीं आई हूँ। पायल हमारे परिवार का एक अनमोल हिस्सा बन चुकी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसकी देखभाल करूंगी। यह जोड़ा शायद ही अपनी नाराजगी छिपा पाया, क्योंकि वे उस एकमात्र कारण से अवगत थे जिसकी वजह से जयश्री ने उनकी बेटी की देखभाल की थी। इस बिंदु पर भी उन्हें उस व्यक्ति का सामना करते हुए आत्मनियंत्रण का एक उच्च स्तर बनाए रखना पड़ा जिसने उनके बच्चे का शोषण किया था। आप क्या चाहती हैं, जयश्री? चंदन ने बात को गोलमोल नहीं किया। आपने हमसे संपर्क क्यों किया? सीधी बात, मुझे यह पसंद है। जयश्री खुश हुई। बहुत ठीक है, चूंकि हम यहाँ सीधी बात कर रहे हैं, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी। मुझे मेरी असली भतीजी वापस दे दो। पायल पहले ही आपकी हिरासत में है और मैं नहीं चाहती कि उस औरत की औलाद उसे मुश्किल दे। जयश्री मुस्कुराई और उसने जोड़ा, आपको मेरा धन्यवाद भी करना चाहिए। आखिरकार मैं यह आपके भले के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको उस बच्चे को दूर भेजने का एक वैध कारण दे रही हूँ। आपको सोचना चाहिए कि पायल को कैसा महसूस होता होगा जब उसे उस इंसान के साथ बांटना पड़ता है जिसने बेशर्मी से वह जिंदगी चुरा ली जो बिना किसी पछतावे के उसकी होनी चाहिए थी। शुरुआत में बेदी दंपत्ति इस मामले को बड़ों की तरह निपटाने के लिए जयश्री से मिलने गए थे। हालांकि बच्चों के बारे में बात करने का उसका असभ्य और क्रूर तरीका जल्द ही दंपत्ति को निराश कर गया। आपको मेरा धन्यवाद भी करना चाहिए। आखिरकार मैं यह आपके भले के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको उस बच्चे को दूर भेजने का एक वैध कारण दे रही हूँ। आपको सोचना चाहिए कि पायल को कैसा महसूस होता होगा जब उसे उस इंसान के साथ बांटना पड़ता है जिसने बेशर्मी से वह जिंदगी चुरा ली जो बिना किसी पछतावे के उसकी होनी चाहिए थी। अदिति ने अपने हाथों को अपनी गोद में जकड़ लिया। जैसे ही उसने कहा, जयश्री जी, पूरे सम्मान के साथ, हमने नीना को 13 साल तक पाला है। भले ही वह हमारी जैविक बेटी नहीं है, हमने उसे अपनी तरह प्यार किया है। तो क्या मुझे पायल को वापस ले लेना चाहिए? जयश्री भड़क उठी। मैंने भी पायल को 13 साल तक पाला है, और भले ही वह मेरी जैविक भतीजी नहीं है, मैंने उसे अपनी तरह माना है। अपनी तरह माना है। अदिति के कंधे गुस्से से कांप उठे। आप कैसे कह सकती हैं कि आपने हमारी बेटी को अपनी तरह माना है, जब आपने उसे बचपन से ही शोषित किया है? चंदन ने अपनी पत्नी की कांपती मुट्ठी को जकड़ लिया, क्योंकि अदिति की आवाज भी ऊंची हो रही थी। अदिति, शांत हो जाओ। नहीं। अदिति अडिग थी, उसकी आंखों के कोने दबे हुए गुस्से से लाल थे। जयश्री जी, क्या आप इसी तरह एक बच्चे के बारे में इतनी कठोरता से बात करती हैं? भले ही नीना की मां के साथ आपके संबंध अच्छे न हो, लेकिन इसमें एक बच्चे का क्या कसूर है? जयश्री ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपनी ठुड्डी ऊंची रखी। वह अदिति की उपस्थिति में एक बुरी मां जैसी लग रही थी। मुझे यह मत बताओ कि कैसे बात करनी है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि आप उस औरत को नहीं जानती। दूसरी बात, एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और न ही एक बुरा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। आप अभी यह नहीं जानती, लेकिन जो आप जानती हैं वह यह है कि आप दोनों लालची लोग हैं। आप अपनी बेटी को वापस पाना क्यों चाहती हैं और फिर भी उस दूसरी को रखना क्यों चाहती हैं जो आपकी भी नहीं है? सिर्फ इसलिए कि आपकी जेबें गहरी हैं, आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकती। जयश्री ने तुनक कर कहा और जोड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस नकली बेटी में असली को जगह देने की शालीनता नहीं है। वह अपनी मां पर गई है और आप जैसे लोगों ने उसे पाला है। तुम, अदिति। चंदन के हाथ ने अदिति के हाथ को दबाया, उसकी आवाज सख्त थी। जब उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा तो उसने सिर हिलाया। अदिति का चेहरा अब गुस्से से लाल था।
उसने लंबे समय से इतना उत्तेजित महसूस नहीं किया था कि उसके आंखों में थोड़ा आंसू आ गए। फिर भी जयश्री कही गई हर बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। अगर कुछ था तो जयश्री के चेहरे पर यह घमंडी मुस्कुराहट थी। जयश्री जी, मुझे पता है कि हम उन दोनों को रखना चाहकर लालची बन रहे हैं, चंदन ने शांत लहजे में बात की। पायल हमारी असली बेटी है और दूसरी ओर नीना एक ऐसी बच्ची है जिसे हमने जन्म से पाला है। क्या हम इसका कोई और हल निकाल सकते हैं? मेरी पत्नी और मैंने वादा किया है कि हम उन दोनों की समान रूप से देखभाल करेंगे। जयश्री तुनक कर बोली, आप मुझे नहीं समझ रहे हैं, है ना? आपको उनकी समान रूप से देखभाल करने की जरूरत क्यों है? यह बकवास है। मैं पायल को वापस ले जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती, अदिति ने नाराजगी से कहा। आपने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने किए थे, लेकिन मेरे पास अब बहुत पैसा भी है। मैं सर्वश्रेष्ठ वकील रख सकती हूँ और एक बार जब मैं उन्हें इसके बारे में बताऊंगी तो वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि मेरी बात में दम है। जयश्री ने अपना महंगा बैग उठाया, एक ऐसी चीज जिसे वह इस जोड़े के पैसे से खरीद पाई थी, और खड़ी हो गई। मैं आप दो शरीफ लोगों को एक मौका दे रही हूँ। या तो मुझे मेरी भतीजी वापस दे दो या उस औरत की बेटी को दूर भेज दो। साथ ही मैं पायल से मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वह कैसी है। मुझे आप जैसे लोगों पर उस पर अच्छी तरह से व्यवहार करने का भरोसा नहीं है, और मैं तभी विश्वास करूंगी कि उसका शोषण नहीं हो रहा है जब मैं अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करूंगी। अपनी बात कहने के बाद जयश्री स्टाइल में बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, निजी डाइनिंग रूम में तुरंत चुप्पी छा गई। अदिति कमजोर महसूस कर रही थी। उसने अपना हाथ मेज पर रखा और दूसरे हाथ को अपनी कनपटी पर रखा। उसका गुस्सा सिर तक पहुंच गया था, जिससे उसमें धड़कन हो रही थी। उसे चक्कर आ रहा था और घुटन महसूस हो रही थी। अदिति, चंदन ने सावधानी से उसके कंधे पकड़े। अदिति ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें बराबर के गुस्से और निराशा से लाल थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आए। जयश्री के बात करने का तरीका और घमंडी उपस्थिति उकसाने वाली थी। हालांकि यह जोड़ा चुपचाप यह मानने पर मजबूर था कि उसके शब्दों में कुछ सच्चाई थी। भले ही शब्द कितने भी अपमानजनक तरीके से कहे गए हों, उनमें कुछ कठोर सत्य थे। वे लालची थे और दोनों तरफ से चाहते थे, जबकि वास्तव में वे जानते थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे दोनों दुनिया का सबसे अच्छा हिस्सा नहीं पा सकते थे। चंदन, अदिति की आवाज कांप उठी जैसे ही उसने अपने पीले होंठ दबाए। अब हमें क्या करना चाहिए? चंदन की आंखों में चिंता और अनिश्चितता झलक रही थी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसका पता लगा लेंगे। मैं जयश्री जी को शांत करने का कोई तरीका सोचूंगा ताकि हम सहमति योग्य शर्तों पर पहुंच सकें। ओह चंदन, उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आह भरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी बच्ची को उस औरत ने पाला है। हम नीना को उसके पास नहीं जाने दे सकते क्योंकि मुझे डर है कि वह उस पर अपना गुस्सा उतारेगी। चंदन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह भी उसी भावना को साझा कर रहा था। जिस तरह से जयश्री ने नीना की मां के बारे में बात की, उसमें गहरे असंतोष की भावना थी। वे पहले ही उस भयानक स्थिति की कल्पना कर सकते थे जिससे पायल को जयश्री की देखभाल में गुजरना पड़ा होगा। इस जोड़े को अपनी बेटी के लिए गहरा अफसोस महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उनका विवेक उन्हें नीना को वापस देने की अनुमति नहीं देता था, यह जानते हुए कि जयश्री द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। क्या मुश्किल दुविधा थी। जब अदिति शांत हुई तो इस जोड़े में खाने की भी भूख नहीं थी, इसलिए वे सीधे घर चले गए। जैसे ही वे पहुंचे, चंदन अपनी पत्नी की मदद कर रहा था क्योंकि जयश्री से बात करने के बाद अदिति की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसी समय पायल एक किताब को गले लगाए पुस्तकालय से अपने कमरे की ओर जा रही थी। हाँ, उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। अदिति पीली दिख रही थी जबकि चंदन का चेहरा उदास था। वे केवल 1 घंटे के लिए बाहर थे, लेकिन यह जोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे उनका सामना किसी आपदा से हुआ हो। उस 1 घंटे में उनके दूर रहने के दौरान क्या हो सकता था?